स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से इतिहास विषय पे बातचीत कर रहे थे और इतिहास विषय में जनरली हमने मौर्य साम्राज्य के अंत तक पढ़ाया था, यानी कि मौर्य साम्राज्य के पतन तक हम लोगों की बातचीत हो चुकी थी। आज जिस मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे वो है मौर्योत्तर काल से संबंधित मुद्दा, यानी कि मौर्य काल के बाद जो समय पीढ़ी आया है उससे संबंधित मुद्दों पे बातचीत करेंगे। तो मौर्य काल को पढ़ते समय हम लोगों ने देखा था कि मौर्य काल का अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या उसी का सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दिया जा रहा है और मगध पे एक नवीन वंश परंपरा की स्थापना किया गया जो शुंग वंश के नाम से जाना जाता है। यानी कि हम लोग देखें तो जो मगध साम्राज्य हम लोग पढ़ रहे हैं, मगध जो पढ़ रहे हैं, 16 महाजनपद पढ़ाते समय 16 महाजनपद को पढ़ाते समय हमने आपको बताया था कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में जो अपनी विस्तार नीति का अपनाते हुए पालन किया था वो 16 महाजनपदों में मगध था। इस मगध पे सबसे पहले वंश परंपरा जो शुरू हुआ वो था हर्यक वंश। हर्यक वंश के अंत के बाद यहाँ पे आया था शिशुनांग वंश आया। शिशुनांग वंश आया और शिशुनांग वंश के बाद हमने आपको बताया था नंद वंश आया था, जिस नंद वंश के अंतिम शासक के रूप में घनानंद का जब समय आया तो हमने आपको बताया था भारत में ईरानी और यूनानी ये दो आक्रमणकारियों का आगमन हुआ। जो यूनानी आक्रमणकारी थे ये यूनानियों को परास्त कर दिए, यानी कि भारत पे देखा जाए तो दो सत्ता दिखाई दी। एक मगध की गद्दी पे बैठा था वो था घनानंद, एक मगध की गद्दी पे घनानंद बैठा था और दूसरा देखा जाए तो यूनानी सत्ता जो भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पे अपना विस्तार कर रहा था वो सिकंदर था। ऐसा कुछ कहानी हमने आपको बता चुका था। इस सिकंदर और घनानंद की दोनों की सत्ता जो थी, सिकंदर तो लौट के चला गया, मैंने कहानी बताया था। घनानंद की सत्ता को डिस्टर्ब करना और सिकंदर के द्वारा आए हुए यूनानियों को मार भगाने का काम जो किया था वो चंद्रगुप्त मौर्य किया था और मगध पे एक नई वंश परंपरा लाया, वो था मौर्य वंश। इस मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य आया, अशोक की कहानी को बिंदुसार आया, फिर अशोक बताया, फिर मैंने कुणाल को बताया था, दशरथ को बताया था, संप्रति को बताया था, लास्ट मैंने बताया था आपको बृहद्रथ के बारे में और इसकी हत्या किया गया था 185 ईसा पूर्व के आसपास और हत्या करने वाला जो शख्स था वो था पुष्यमित्र शुंग, जो बृहद्रथ का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग था। और मगध पर इसने क्या किया, मौर्य वंश का लास्ट अंत किया और यही पुष्यमित्र शुंग मगध पे एक नई वंश परंपरा लेके आया था जो मौर्योत्तर काल से यानी कि मौर्यों के बाद का काल माना जाता है और वो था शुंग वंश, वो था शुंग वंश। शुंग वंश के बाद जब देखा जाए तो इसी मगध पर शुंग वंश के बाद क्या आएगा, कौंडव वंश आएगा, कौरव वंश आएगा और इस कौरव वंश के बाद अगर मगध पे देखा जाए तो सातवाहन वंश आएगा, सातवाहन वंश आएगा। यानी आज की जो मास्टर आपको टॉपिक लेके चलने वाला है वो आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। आज हम लोगों की क्लास चलेगी वो चलेगी मौर्योत्तर काल से संबंधित, मौर्योत्तर काल से संबंधित और इसमें तीन बातें हम लोग पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे शुंग वंश, एक पढ़ेंगे शुंग वंश, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कौरव वंश, दूसरा पढ़ेंगे कौरव वंश और तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सातवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे। ये तीन बातें आज हम लोगों की चलेगी। ये तीन बातें मौर्योत्तर काल से ताल्लुकात रखती हैं। इन तीनों बातों से संबंधित जब हम बातचीत कर लेते हैं तो तीनों बातों से संबंधित भारत पे एक विदेशी आक्रांता तो ये आए थे ईरानी और यूनानी और इन तीनों साम्राज्यों के यही जब साम्राज्य चलेगा तो इसी के शासनकाल से भारत पे फिर विदेशी आक्रांता एक आ जाएंगे और वो कौन होंगे, पहले हिंद यवन आएगा, हिंद यवन, फिर आएंगे शक आएंगे, फिर आएंगे पहलव आएंगे और फिर आएंगे कुषाण आएंगे। यानी कि ये चार तरह की विदेशी आक्रांताओं का सामना भारत को पुनः करना पड़ेगा। तो ये जो चार तरह के विदेशी आक्रांता हम अपने अगली क्लास में लेके आएंगे। आज की जो मेरी क्लास आपके बीच चलने वाली है वो मौर्योत्तर काल से संबंधित शुंग वंश, कौंडव वंश और सातवाहन वंश के बारे में है। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना तो एकदम मत भूलिएगा।
क्योंकि आप कई लोगों के साथ और सहयोग से मैं अपनी निरंतरता को जारी रख सकता हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरा साथ और सहयोग देंगे और हम आप लोगों के लिए पूरी गुणवत्तापूर्ण आपके प्रतियोगी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कंटेंट को उपलब्ध करवाता रहूंगा अपने YouTube चैनल के माध्यम से। तो हम लोग चलते हैं पढ़ने के लिए। आज की जो टॉपिक होगी वो शुंग वंश, कंडव और सातवाहन जो है मौर्योत्तर काल से रिलेटेड। यानी मगध पे कोई आपसे पूछा कौन कौन शासक किया आए थे, वंश आए थे, कहिएगा हर्यक आए थे, शिशुनाग, नंद आए थे, मौर्य वंश आया, फिर उसके बाद कहिएगा शुंग वंश आया, कंडव वंश आया और सातवाहन वंश आया। इतनी सारी वंशों का यानी 7 वंशों की परंपराएं मगध से ताल्लुकात रखती हैं। तो इसी को हम चलते हैं अपने क्लास में कवर करने के लिए। पहले हम लेके चलते हैं आपको शुंग वंश से संबंधित बातों को बताने के लिए, और हम अपनी अगली क्लास जब लेकर आएंगे मौर्योत्तर काल कवर कर लेंगे, तो अगली क्लास में हम आपको बताएंगे मौर्योत्तर कालीन विदेशी आक्रमण के बारे में। अगर इस स्ट्रक्चर को चाहे तो ले सकते हैं आप स्क्रीनशॉट। बाकी चलते हैं हम बताने आपको शुंग वंश से संबंधित उन समस्त मुद्दों को जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे ही जाते हैं। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, ऐसा हमने अभी आपको बताया भी। और जो पुष्यमित्र शुंग था, इसने गद्दी पर बैठने के बाद अपनी राजधानी को विदिशा में स्थापित किया, जो विदिशा MP राज्य से ताल्लुकात रखता है। कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने गद्दी पर बैठने के बाद, यानी कि मौर्य काल का जैसे अंत हो जा रहा है, अभी हमने आपको पूरा बताया ही, और मौर्योत्तर काल के पहला चरण जो चल रहा है जिसमें पुष्यमित्र शुंग आ रहा है, ये पुष्यमित्र शुंग पुनः वैदिक संस्कृति की बहुत सारी अवधारणाओं को ला करके स्थापित कर दिया, जिन वैदिक संस्कृतियों में पनपती हुई कुरीति, कर्मकांड और आडंबरवादी नीतियों को हटाने का काम तमाम सारे धार्मिक आंदोलनों ने अपनी भूमिका को निभाया था। कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग गद्दी पर बैठने के बाद इसने वैदिक धर्म को पुनः अपना राजकीय धर्म के रूप में, यानी राज धर्म के रूप में स्वीकार कर लेता है, और वैदिक धर्म से संबंधित कुछ आडंबर, अंधविश्वास और कुरीतियों को दोबारा जन्म मिल जाता है। इसने राजकीय भाषा के रूप में संस्कृत भाषा को अपना लिया, और हमने आपको वैदिक संस्कृति और धार्मिक आंदोलन को पढ़ाते समय बताया था कि जो संस्कृत भाषा थी, इस संस्कृत भाषा को उत्तर वैदिक काल में, विशेष करके उत्तर वैदिक काल के संबंध में महिलाओं और शूद्रों को संस्कृत भाषा ना तो बोलने का अधिकार था और ना ही पढ़ने का अधिकार था। यही कारण है कि धार्मिक आंदोलन को पढ़ाते समय मैंने बताया भी था कि धार्मिक आंदोलनों के उदय में दो प्रमुख भूमिका निभाने वाले लोग थे, और उस प्रमुख भूमिका निभाने वाले लोगों में महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध विशेष माने जाते हैं। संस्कृत भाषा की विडंबना जो थी, जो शूद्रों और महिलाओं को नहीं बोलने का अधिकार था, धार्मिक आंदोलनों के तमाम कुरीति और कर्मकांडकारी नीतियों में एक नीति महत्वपूर्ण मानी जाती है। संस्कृत भाषा को इन लोगों ने कहा कि हम हटाएंगे, क्योंकि संस्कृत भाषा जो थी वो सार्वजनिक रूपों में स्वीकार नहीं की जाती थी। यही कारण है कि आप धार्मिक आंदोलन जब पढ़े होंगे तो वहां हम बताए होंगे कि पाली और प्राकृत जैसे 2 भाषाओं का और उदय हो जाता है, ताकि हर किसी को बराबर की हकदारी मिल सके। तो राजकीय भाषा के रूप में दोबारा संस्कृत भाषा को लेकर चला आता है, और कहा जाता है कि पुष्यमित्र के ही समय भारत पे हिंद यवनों का आक्रमण हुआ। जरा इस बात को भी हम लोग समझ लेते हैं। सपोज करिए यहाँ हमारा भारत देश है, और मैंने आपको पढ़ाते समय जब हम विदेशी आक्रमणकारी पढ़ा रहे थे, तो उस विदेशी आक्रमणकारी में मैंने आपको क्या क्या बताया था। एक तो बताया था यूनानियों के बारे में, और एक बताया था ईरानी आक्रमणकारी के बारे में। मैं इस बात को दोबारा रिकॉल करवाता हूं ताकि आप आसानी से हमारी बातों को और आसानी से समझ पाएं। इन सारी कहानी को मैं और आसानी से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हमने आपको क्या बताया था? हमने ये बताया था कि मगध पे शासन करने वाला जब नंद वंश का शासक घनानंद का समय आता है, तो घनानंद के समय ही भारत पर 2 विदेशी आक्रांताओं का आगमन हो जाता है, जो भारतीय इतिहास में
पहली बार विदेशी आक्रमण के रूप में स्वीकार किया जाता है। पहला विदेशी आक्रांता जो चले थे ईरानी। और ये कहाँ चल रहे थे? ज्यादातर आक्रमण मैंने बताया सारे आक्रमण पश्चिमोत्तर भारत के क्षेत्रों से होता था, क्योंकि यही क्षेत्र खाली था। इधर हिमालय मिल जाता था, इधर बंगाल की खाड़ी था, इधर अरब सागर और इधर हिंद महासागर। तो ये क्षेत्र तो आक्रमण हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि इतनी ज्यादा तकनीकी उस समय थी नहीं। हमने आपको पढ़ाते समय ये भी बताया था कि जब ईरानी आक्रांता भारत की तरफ चले तो कुछ ही पल के बाद यूनानियों का भी आक्रमण शुरू हो गया। और यूनानी ईरानी के बीच में ईरानियों का प्रमुख जो था, मैंने पढ़ाते समय आपको बताया था, वो सिकंदर था। और यूनानियों का और ईरानी जो थे हकमानी साम्राज्य से ताल्लुकात रखने वाले साइरस द्वितीय से होकर के ये चला था। और जिस समय ईरानी भारत पे आ रहे थे उस समय ईरानियों के ताबड़तोड़ आगमन में एक ईरानी आक्रांता डायरियस तृतीय का मिलता है। जब डायरियस तृतीय आता है भारत की तरफ, यूनानी आक्रांता सिकंदर भी आता है। और ये आकर के क्या करते हैं, दोनों आपस में युद्ध कर लेते हैं। मैंने सारी कहानी आपको बताया था, वो था अर्वेला का युद्ध। और ये युद्ध हुआ था 331 ईसा पूर्व के आसपास। अगर आप वीडियो को ना देखो, मैं यहाँ इस कहानी को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस शुंग वंश के समय कुछ कहानी यहाँ मिलती है। आप बस बातों को गौर से सुनते चलिए। इस अर्वेला के युद्ध में परिणाम क्या निकला था? ईरानी जो थे वो हार गए और यूनानी जो थे ये जीत गए। ये यूनानी आकर के क्या हुए, ये इस पश्चिमोत्तर प्रांतों में ब्यास नदी के तट तक, अगर मान लीजिए यहाँ से सिंधु नदी निकली है, यहाँ से सिंधु, तो झेलम, सतलज, चेनाब, झेलम, सतलज, रावी, ब्यास, सतलज इसकी सहायक नदी मिलती है। तो जो सतलज नदी है, इस सतलज में ही आके ब्यास नदी मिलती है। यानी कि इस ब्यास नदी के तट तक, इस वाले हिस्से तक देखा जाए तो ये पूरा यूनानियों का एकाधिकार हो चुका था। यूनानी आकर के इस प्रांत तक बस चुके थे। यूनानियों ने इधर अपना धावा नहीं बोला था, क्योंकि इसलिए नहीं बोला था, हमने बताया था यहाँ बिहार के मगध पे कौन राज कर रहा था। मगध पर घनानंद का जमाना चल रहा था। और इस घनानंद के सत्ता को देख करके सिकंदर के सेनापतियों ने लौट गया था। ऐसा कहानी कुछ हमने आपको विदेशी आक्रमणकारी ईरानी और यूनानी से संबंधित बताया था। अगर वीडियो ना देखे हो तो खोल के एक बार आप देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड हिंद यवनों के बारे में मैं बताने आपको कि क्या थी इससे संबंधित कहानी। ऐसा कहा जाता है कि यूनानियों ने जब भारत में आया, यहाँ बस गया, सिकंदर तो यहाँ से लौट के चला गया था। आगे जाके उसकी मृत्यु भी हो जाती है, सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसके द्वारा लाए गए जो यूनानी थे वो यहाँ पे बसे हुए थे। ये यूनानी जो थे, इसी यूनानी में से एक यूनानी आक्रांता भारत में पहली बार फिर आक्रमण करना शुरू कर दिया। कब? जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया तब। क्योंकि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की सत्ता को, यानी कि इसकी सत्ता को भी फेंका था उखाड़ कर, और यूनानियों को भी डरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने लौटाने की कोशिश किया था। यही कारण है कि यूनानियों ने मौर्य काल जब तक चला है तब तक यूनानियों की हिम्मत नहीं हुई कि मगध की गद्दी पे आक्रमण करें। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाए गए एक विशाल साम्राज्य जब बृहदत्त की हत्या के बाद समाप्त हो जाती है और शुंग वंश की स्थापना हो जाती है, तो शुंग वंश के समय ही फिर ये यूनानी आक्रमणकारी भारत की तरफ दोबारा आक्रमण करने की कोशिश की। और भारत पे बताया जाता है कि पहला यवन आक्रमणकारी के रूप में जो आया था वो था डेमेट्रियस। इसी डेमेट्रियस ने क्या कर रहा है, डेमेट्रियस यानी कि यूनान का ही ताल्लुकात रखने वाला था। ये भारत पे पहली बार यूनानी आक्रमणकारी के रूप में, हिंद यवन के रूप में भारत पर अटैक करने की कोशिश किया। और जिस समय भारत पे अटैक कर रहा है उस समय यहाँ की जो एमपी की जो विदिशा थी, इस विदिशा की गद्दी पे कौन बैठा था? इस विदिशा की गद्दी पे बैठने का काम किया था पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल चल रहा था। पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल चल रहा था और इसी के शासनकाल के समय डेमेट्रियस का आक्रमण हो रहा है।
इसी के शासनकाल के समय बताया जाता है कि डेमेट्रियस का आक्रमण हो रहा है। डेमेट्रियस के आक्रमण के बाद रिजल्ट क्या निकलता है, ये कहानी तो हम आपको विदेशी आक्रमणकारी पढ़ाऊंगा, ठीक इसके बाद के टॉपिक में वहां आपको बताने की कोशिश करूंगा जब हिंद यवन पढ़ाऊंगा। फिर आएगा मेनांडर, मेनांडर आकर के बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेगा, ऐसा कुछ कहानी हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पे जो शुंग वंश पढ़ रहे हैं हम लोग, यहाँ केवल आपको ये जानना है कि इस प्रथम यवन आक्रमणकारी जो आ रहा है डेमेट्रियस, शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के समय आ रहा है। कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग के समय ही मनु ने अपना मनुस्मृति को लिखा था, और इसी के समय बताया जाता है कि पढ़ने के अष्टाध्यायी के आधार पर ही पतंजलि ने महाभाष्य को लिखा था। ये दोनों पवित्र ग्रंथ को आपको याद रखना है, जो परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पुष्यमित्र शुंग के मरने के बाद कोई ऐसा शासन सत्ता का उत्तराधिकार नहीं ले पा रहा है जो शुंग वंश के शासक के रूप में, एक शक्तिशाली शासक के रूप में दिखाई दे। यही कारण है कि पुष्यमित्र शुंग के मरने के बाद कई छोटे छोटे राजा आए, लेकिन किसी की कोई खास इतिहास नहीं है। इस खास इतिहास के चरण में अगर कुछ दो शब्द किसी के बारे में कहा जा सकता है तो इस वंश का 9वां शासक जो हुआ था भागभद्र, इसके समय की बात है। वो क्या है, बताया जाता है कि भागभद्र के दरबार में क्या हुआ था, यवन नरेश एंटियालकिड्स, इस एंटियालकिड्स ने अपना राजदूत भेजा था, और वो राजदूत था हेलियोडोरस। और जो हेलियोडोरस था, ये हेलियोडोरस भागवत धर्म से संबंधित आकर के विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना करवाया था। गरुड़ स्तंभ की स्थापना किसने करवाया था, तो आप कहिएगा हेलियोडोरस ने करवाया था। मैंने ये जो स्ट्रक्चर आपको बताने की कोशिश किया, इसको और आगे विस्तारित करके बताऊंगा, लेकिन जब मैं आपको हिंद यवन आक्रमणकारी पढ़ाऊंगा उस समय बताऊंगा तो और बेहतर होगा। यहाँ बस मेरा बताने का ताल्लुकात यही था कि ईरानी यूनानी आए थे, खत्म हो गए, ये चलते आए। जब यहाँ की सत्ता मगध की खत्म हुई थी और विदिशा में सत्ता दोबारा स्थापित हो रही थी, मौर्यों के बाद मौर्योत्तर काल में शुंग वंश के शासकों द्वारा जब स्थापित हो रही है, तो भारत पे दोबारा हिंद यवनों का आक्रमण हुआ। बस ये बताने के लिए मैंने आपको कुछ ऐसा बताया, लेकिन इस फिगर के माध्यम से इसकी कहानी और लंबी है, मैं और बताऊंगा जब मैं हिंद यवन आक्रमणकारी पढ़ाऊंगा उस समय आपको बताऊंगा। यहाँ आपको ये देखना है कि इस वंश परंपरा में अगर देखा जाए तो फिर दोबारा कोई शक्तिशाली शासक 9वें शासक के बाद नहीं दिखाई देता है। इस वंश का अंतिम शासक के रूप में देवभूति आ जाता है, लेकिन देवभूति की हत्या उसी का मंत्री वासुदेव कर देता है, और वासुदेव करके क्या करता है, मगध की गद्दी पे कंडव वंश की स्थापना कर देता है। कंडव वंश की जो स्थापना हुई थी, उस कंडव वंश की स्थापना से संबंधित कोई बहुत विशेष कहानी नहीं मिलता। कंडव वंश के शासकों की कोई बहुत विशेष कहानी नहीं है। मैं अभी उसको भी बता देता हूँ आपको। कंडव वंश से रिलेटेड क्या है, 2-3 प्रमुख बात है। जो शुंग वंश चल रहा था, इस शुंग वंश के समय बताया जाता है कि जो अनुलोम विवाह प्रचलन में था, प्रतिलोम विवाह प्रचलन में था, ये अनुलोम और प्रतिलोम विवाह पुनः प्रचलित स्वरूप को धारण कर लिया, जो वैदिक संस्कृति के रूप में पनपता हुआ दिखाई दे रहा था। और ये शादी क्या था, हमने आपको वैदिक संस्कृति को पढ़ाते समय बताया था। जरा इसके बारे में फिर एक बार कोशिश करता हूँ बताने के लिए। क्या था अनुलोम और प्रतिलोम विवाह, इसको जरा देख लेते हैं हम लोग। अगर हम बात करें अनुलोम विवाह की, पहले अनुलोम विवाह प्रतिलोम विवाह को समझने के लिए ऐसे क्या करिएगा, इधर आप रख लीजिएगा पुरुष और इधर आप रख लीजिएगा महिला, इधर रख लीजिएगा महिला। यहाँ हम रख लेते हैं जनरल, यहाँ ओबीसी, और यहाँ रख लेते हैं एससी या एसटी। यहाँ भी हम रख लेते हैं जनरल, यहाँ ओबीसी और यहाँ एससी या एसटी। ऐसा हमने करके रख लिया। सपोज करिए उत्तर वैदिक काल में उत्पन्न हुई कुरीतियों में जहां गोत्र संस्था का जन्म हो गया, जाति, आडंबर, अंधविश्वास, तमाम सारे ऐसे कुरीतियों ने जन्म लिया जो उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति में एक भयावह तूफान का काम किया था। नतीजन भारतीय इतिहास में धार्मिक आंदोलन को शुरू करना पड़ा, जिन धार्मिक आंदोलनों में बौद्ध और जैन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे।
कहा गया कि मान लीजिए उस समय कोई पुरुष वर्ग है, कोई पुरुष वर्ग जनरल कैटेगरी का था, ब्राह्मण वर्ग का, और उसका किसी SC ST वर्ग के महिला के साथ अपना संबंध स्थापित करने की जिज्ञासा हुई, क्योंकि गंधर्व विवाह का प्रचलन उस जमाने में था। अगर ये गंधर्व विवाह को आज की भाषा में अगर हम समझें तो उसको लव मैरिज के रूप में भी समझ सकते हैं। आज की जो लव मैरिज होती है, जो प्रेम विवाह होती है, वो संभवतः उत्तर वैदिक काल के समय गंधर्व विवाह के रूप में प्रचलन में था। मान लीजिए कि ये जनरल पुरुष इस SC ST महिला के साथ अपना क्या करते हैं, गंधर्व विवाह करना चाहते हैं, या सपोज करिए कि ये जनरल जो महिला है ये किसी SC ST पुरुष के साथ गंधर्व विवाह करना चाहती है, तो इस सब तरह की नियम प्रणाली तो था नहीं। विवाह करने वाले लोगों को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। सपोज करिए जब जातियों का उदय, जब वर्ण व्यवस्था चल रहा था, तो उस वर्ण व्यवस्था को तोड़ने में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाया। यही कारण है कि आज के डेट में वर्ण व्यवस्था का समापन हो चुका है और जाति व्यवस्था ने जन्म ले लिया। वो कैसे, समझिएगा। अगर कोई जनरल पुरुष किसी SC ST महिला के साथ शादी कर लिया, शादी विवाह कर लिया, तो इन दोनों से जो उत्पन्न औलाद होंगे, जो औलाद उत्पन्न होगा, उस औलाद को किस वर्ग में रखेंगे, ये समस्या हो गया। या सपोज करिए कोई SC ST की महिला किसी जनरल पुरुष के साथ शादी करती है, कोई SC ST का पुरुष, कोई SC ST का पुरुष है किसी जनरल महिला के साथ शादी, यहाँ समझिएगा, यहाँ पुरुष है, यहाँ पुरुष है, यहाँ महिला है, यहाँ महिला है, और इनसे उत्पन्न अगर कोई औलाद होता है, कोई उत्पन्न औलाद होता है, तो इसको किस वर्ग में रखेंगे, किस वर्ग में रखेंगे। यहाँ पे वर्ण व्यवस्था की नीति फेल हो गई। नतीजन वर्ण व्यवस्था की नीति फेल होने के ही कारण जाति व्यवस्था ने पुनः जन्म ले लिया। तो शुंग वंश से संबंधित आप इतनी सारी बातों को याद रखिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कण्व वंश, फिर मैं बताऊंगा सातवाहन वंश। इन तीन वंशों के बारे में हमने आपको पढ़ाने के लिए अभी कहा भी है, तो इन तीन वंशों के बारे में मैं आपको पढ़ाता हूँ। शुंग वंश से मैंने आपको बता दिया, संस्थापक के रूप में पुष्प में शुंग था, राजधानी विदिशा बनाया, राजकीय धर्म के रूप में वैदिक धर्म और भाषा के रूप में संस्कृति को स्वीकार किया। सबसे पहला हिंद यवनों का आक्रमण इसके समय हो रहा है। मौर्योत्तर काल में पहली बार विदेशी आक्रमण अगर देखा जाएगा तो वो हिंद यवनों का था। हिंद यवन, शक, पहलव और कुषाण, ये चारों हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हिंद यवनों का था। और पहला हिंद यवन आक्रमणकारी जो आ रहा है वो डेमेट्रियस आ रहा है। इसी के समय मनु की मनुस्मृति और इसी के समय परणी के अष्टाध्याय पे पतंजलि का महाभाष्य, ये दोनों बुकों को याद रखना आपको। फिर इसमें एक ताकतवर शासक के रूप में आएंगे भागभद्र, जिनके दरबार में एंटियालकिड्स का राजदूत आएगा हेलियोडोरस, और ये हेलियोडोरस भागवत धर्म से संबंधित विदिशा में क्या करेगा, गरुड़ स्तंभ की स्थापना करेगा। फिर इसके बाद याद रखना अंतिम शासक के रूप में देवभूति था। वासुदेव ने उसका क्या किया, हत्या किया, कण्व वंश की स्थापना कर दिया। और अनुलोम प्रतिलोम विवाह प्रचलन में था। क्या होता है अनुलोम प्रतिलोम विवाह, इसको आप समझ लीजिएगा। इस प्रणाली को कहा जाता था अनुलोम विवाह। इस प्रणाली को ये अनुलोम विवाह होता था और ये होता था प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह जहां पर उच्च पुरुष निम्न महिला, यहाँ पे अगर पुरुष रख लें और यहाँ पे महिला रख लें, उच्च पुरुष निम्न महिला का वैवाहिक संबंध अनुलोम विवाह होता था और उच्च महिला निम्न पुरुष का वैवाहिक संबंध प्रतिलोम विवाह होता था। इतनी सारी बातों का स्क्रीनशॉट लीजिए, और जो मैंने अभी भारत बना के आपको समझाया था उसको मैं हिंद यवन आक्रमणकारी में और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि टॉपिक से रिलेटेड वही रखता है। यहाँ बताने का बस ये उद्देश्य था कि ये आप समझ पाए इतनी बातों। इसका लीजिए आप स्क्रीनशॉट और बढ़ता हूँ हम आगे। शुंगों के पतन के बाद जो नवीन वंश आ रही है वो आ रही है कर्ण वंश, और इसके संस्थापक के रूप में वासुदेव कर्ण को माना जाता है। वासुदेव कर्ण के बाद कोई बहुत सशक्त शासक भारतीय इतिहास की रोचकता को कण्व वंश से संबंधित नहीं आया। नतीजन कण्व वंश का इतिहास कोई बहुत ज्यादा आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं बन पाता है, विशेष करके प्रीलिम्स जैसे एग्जामों में, या कोई एक दिवसीय पेपर आप देना चाहते हो, ऐसे एग्जामों में कोई बहुत विशेष ताल्लुकात नहीं रखता। इतना जरूर याद रखिएगा कि इस वंश का जो संस्थापक था वो वासुदेव कर्ण था और अंतिम शासक के रूप में सुशर्मा आता है। इस सुशर्मा की हत्या सीमुक नामक इसी का एक सेनापति के द्वारा कर दिया जाता है,
और सिमुक द्वारा हत्या करने के बाद कंडो वंश जो था ये समाप्त हो गया। और फिर उस वहां पे मगध की गद्दी पे मैंने अभी बताया मौर्योत्तर काल के 3 प्रमुख वंशों को पढ़ना है, तो तीसरी वंश परंपरा की शुरुआत होती है जो सातवाहन वंश के नाम से जाने जाते हैं। अगर हम सातवाहन वंश के संस्थापक को देखें तो अभी हमने बताया वो कौन था, वो सिमुक था। और सिमुक ने सुशर्मा की हत्या करने के बाद एक नई वंश परंपरा का शुरुआत करता है। सिमुक जो था वो सातवाहन वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। सिमुक के बाद कोई बहुत शक्तिशाली उत्तराधिकारी नहीं आए। कृष्ण राजा बना लेकिन कोई इसके खास जानकारी नहीं है। कृष्ण के बाद जो राजा बना है वो था सातकर्णी प्रथम। कहा जाता है कि जब सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश के शासक के रूप में आता है तो सातवाहन वंशों के साम्राज्य का जो सबसे ज्यादा विस्तार हुआ वो सातकर्णी प्रथम के काल में हुआ था। यानी सातकर्णी प्रथम ने सातवाहन वंश की एक छोटी सी राज्य को विशाल साम्राज्य में बदलने की कोशिश किया। इसके अलावा सातवाहनों की राजधानी को प्रतिष्ठान में स्थापित किया, जो प्रतिष्ठान आज महाराष्ट्र से ताल्लुकात रखता है। यानी कि सातकर्णी प्रथम के समय ही साम्राज्य का विस्तार हुआ और इसने राजधानी जो बनाया वो प्रतिष्ठान को बनाया। सातकर्णी प्रथम के बाद लगभग सारे के सारे कमजोर उत्तराधिकारी के अभाव में सातवाहन वंश का बहुत ज्यादा विस्तार नहीं हुआ। लेकिन सातवाहनों में आने वाला जो 23वें नंबर का शासक था, उस 23वें नंबर के शासक का नाम बताया जाता है गौतमी पुत्र सातकर्णी। और यहाँ तक कहा जाता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी एक प्रबल चमत्कार के रूप में सातवाहनों की गौरवशाली प्रतिभा को बनाने का काम किया। इसके अलावा भारत पर आने वाले विदेशी आक्रांताओं में हिंद यवनों के बाद जो शकों का आक्रमण हुआ है, उस शक शासक नहपन को बहुत ही बेसब्री के साथ पराजित करने का काम किया था। यानी कि गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था वो एक योग्य शासक के रूप में आता है और विदेशी आक्रांताओं में आने वाले हिंद यवनों के बाद शकों का जो आक्रमण हुआ है, उस शक शासक नहपन को परास्त किया। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि अपनी इस विशाल उपलब्धि के कारण उसने उपाधि धारण किया था एका ब्राह्मण की। एका ब्राह्मण की उपाधि को आरओ जैसे एग्जाम में लगभग 2015 इधर आसपास का पेपर देखिएगा, एका ब्राह्मण की उपाधि को एग्जामिनर ने पूछ भी चुका है। तो आपको अगली बात ये जानना है कि इस वंश का जो 23वां शासक हुआ वो 23वां शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी था। और गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था ये शक शासक, याद रखिएगा, नहपन को पराजित करता है और उपाधि धारण किया एका ब्राह्मण, शक, निषूद और पहलव इत्यादि जैसी उपाधि को धारण किया। कहा जाता है कि जो गौतमी पुत्र सातकर्णी था, इस गौतमी पुत्र सातकर्णी के मरने के बाद लगभग धीरे धीरे सातवाहन वंश की सत्ता समाप्ति की ओर चलती गई। और एक ऐसा समय आता है जब सातवाहनों की पूरी वर्चस्व को समाप्त होते हुए इतिहास में दिखाई देता है। लेकिन इन सातवाहनों के बारे में एक बड़ी खास बात यह जाना जाता है कि ये सातवाहन वंश जो थे ये 2-4 काम ऐसा किए हैं जो अभी तक के इतिहास में ऐसा था ही नहीं। जैसे सातवाहन शासक जो थे वो राजा जो बनता था इस वंश से, वो राजा अपने नाम से नहीं अपनी माता के नाम से जाना जाता था। ये मातृत्व प्रभाव को कहीं दर्शाता है, अच्छी भी बात है। राजा जो होता था वो अपनी माता के नाम से जाना जाता था। और कहा जाता है कि सातवाहनों ने ही सबसे पहले ब्राह्मणों को और बौद्ध भिक्षुओं को ग्राम दान में देने की प्रथा का शुभारंभ किया। जब राजशाही सत्ता हर्यक वंश से शुरू होता है तो हर्यक वंश से लेकर के हर्यक वंश हो, शिशुनाग वंश हो, नंद वंश हो या मौर्य वंश हो, चाहे जो भी वंश चलता आया, इन सारे में सातवाहन जो थे वो एक विशेष पहचान दिखाते हैं। अपनी माँ के नाम से जाने जाते थे। ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को ग्राम देने की काम किए थे इन्होंने। और इन्होंने जो सिक्के जारी किया था उसमें अधिकतर सिक्के जो थे वो सिक्के शीशे के जारी किए थे, ये भी आपको याद रखना है। यानी कि शीशे के सिक्कों का प्रचलन ये बहुत ज्यादा मात्रा में किए थे। एग्जामिनर पूछता रहता है कि शीशे के सिक्के को किसने जारी किया था। राजकीय भाषा अगर इनकी देखा जाती है, मराठी प्राकृत भाषा को स्वीकार किए थे। और कहा जाता है
कि जो काबले का बना हुआ चैत्य है काबले में, और जो अमरावती पे बना हुआ स्तूप है, यानी कि महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से ताल्लुकात रखने वाले ये दोनों जो है, ये दोनों सातवाहन वंश से संबंधित है। वैसे कला और संस्कृति की जब स्पेशल टॉपिक लेकर आऊंगा तो मैं ये सारा चीज आपको बताऊंगा, और आपको मैं चैत्य स्तूप और बिहार क्या होता है ये बता ही चुका हूँ। एक बार और अगर आप देखना चाहें तो यहाँ समझ सकते हैं। ये सपोज करिए हम आपको हिंदू माइथोलॉजी के, ये सपोज करिए ये मंदिर है, ये सपोज करिएगा ये मंदिर है, और इस मंदिर में कौन है, इस मंदिर में भगवान जी, इस मंदिर में यहाँ सपोज करिए ये मंदिर है, और ये मंदिर का है गर्भगृह, और यहाँ पे बैठे हैं मान के चलिए भगवान की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। और ये जो है इसका पताका लगा दीजिए, ऐसे ऐसे इसका पताका लगा दीजिए, ऐसे पताका लगा दीजिए, जो पताका फहरता हुआ ऐसे लगा दीजिए मंदिर में। अब ये मंदिर का मान के चलिए प्रदक्षिणा पथ है, ये प्रदक्षिणा पथ है, प्रदक्षिणा पथ जहाँ से भ्रमण किया जाता है, और ये सपोज करिए मंदिर का पूरा बैकग्राउंड है, और ये जो है ये मुख्य द्वार है, ये मुख्य द्वार है, और ये कुछ करके मैंने आपको मंदिर बना दिया, कुछ मंदिर बना दिया ऐसा ऐसा, ये पताका ऊपर रहेगा तो ऐसा कुछ करके हमने आपको क्या किया, मंदिर बना दिया। ये सपोज करिए मंदिर है। इस मंदिर में रहने वाले यहाँ मान के चलिए एक घर ले लीजिए, एक घर ले लीजिए, और इस घर में क्या करिए, घर वैसे कैसे बनेगा वो आप थोड़ा अपने हिसाब से कर लीजिए। मान के चलिए ये घर है, और इस घर में एक पुजारी जी रहते हैं, एक पुजारी जी यहाँ पे हैं। ये पुजारी जी क्या करते हैं, ये पुजारी जी इस मंदिर में भगवान की प्रतिमा के पास आते हैं, और यहाँ आए हुए भक्तों को संबोधित करते रहते हैं। ये पुजारी जहाँ रहते हैं, हम लोग इसको अपने भाषा में क्या कहेंगे, इनके घर को कहेंगे कि ये पुजारी जी का आश्रम है। बौद्ध धर्म वाले क्या करेंगे, जहाँ बौद्ध भिक्षु रहेंगे उसको वो लोग बोलेंगे कि ये बिहार है। तो जो तीन चीज बौद्ध धर्म में आपको बताया था, एक बिहार बताया था क्या है, एक स्तूप क्या होता है, और एक चैत्य क्या होता है। तो बिहार क्या होता है आप समझ गए होंगे, जैसे हमारे मंदिर के आश्रम में रहने वाले बाबा जी होते हैं, आश्रम बोलते हैं हम लोग, तो लोग बिहार बोलते हैं। यहाँ प्रतिमा है भगवान की, तो हम लोग बोलेंगे इसको अपने भाषा में गर्भगृह बोलेंगे, जहाँ भगवान की प्रतिमा होती है। तो बौद्ध धर्म वाले लोग जो होंगे इसको चैत्य बोलेंगे, और ये जो बना इसको हम अपने भाषा में मंदिर बोलेंगे। ये वाले हिस्से को, पूरे पताका वाले को, वो लोग अपने भाषा में क्या कहेंगे, स्तूप बोलेंगे। तो ये कुछ बातें थी। हालांकि ये आर्ट एंड कल्चर की क्लास लेके आऊंगा तो स्पेशल मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं। अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग देखते हैं इतनी सारी बातों का तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद की जो मेरी क्लास आएगी, थोड़ा सेहत बिना सही है इसलिए क्लास का पूरी तरह से संचालन करने में असमर्थ लग रहा। आपको जब इसके बाद की क्लास लेके मैं आता हूँ तो सातवाहनों की सत्ता तो समापन हो गई। अभी मैंने आपको शुंग वंश, कंडो वंश, सातवाहन वंश, तीन वंशों के बारे में बताया है। जब शुंग वंश आया है उसी समय भारत पे मौर्योत्तरकालीन विदेशी आक्रमण शुरू हो गए। तो उन विदेशी आक्रमणों के बारे में हम आपको बताएंगे। वो 4 विदेशी आक्रमण थे, एक हिंद यवन, एक शक, एक पहलव, एक कुषाण। तीन सारे के बारे में हम लोग इसके अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक इतनी बातों का आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, और अगली क्लास में जब हम मिलते हैं तो अगली क्लास में हम आपको मौर्योत्तरकालीन विदेशी आक्रमणकारियों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए लेता हूँ इजाजत, बाय, बेस्ट ऑफ लक।